हेलो बच्चों। जेई एडवांस 2020 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 27 सितंबर को और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पेपर हम सभी के लिए सीखने के लिए उन्होंने दिया। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे फिजिक्स के इस जेई एडवांस्ड के एक एक क्वेश्चन को। ठीक। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर को फ्रेम किया गया था। पेपर 1 और पेपर 2 जैसा कि आप पहले से जानते हैं दो पार्ट्स में ये एग्जाम होता है। पेपर 1 में सेक्शन 1 था, सेक्शन 2 था, सेक्शन 3 था। ठीक ऐसे ही सेक्शन 1, 2 और 3 पेपर 2 में भी था और एक एक सेक्शन में फिर 6 क्वेश्चंस थे। हम लोग पर वीडियो एक सेक्शन का डिस्कशन कर रहे होंगे और आप इस वीडियो के जस्ट नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो आई होप आप प्रिपेयर्ड हैं इसके डिस्कशन के लिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सेक्शन जिसमें कि सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट के बारे में कहा गया था। ठीक। तो क्वेश्चन ये था, मैं क्वेश्चन बस ब्रीफली इलस्ट्रेट कर दे रहा हूं कि था क्या। आपसे ये रिकमेंडेड है कि आपके पास क्वेश्चन पेपर हो पहले से, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप पहले डाउनलोड कर लें क्वेश्चन पेपर को अगर अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो। अगर आप ऑलरेडी देखे हुए हैं क्वेश्चन पेपर को, यानी एग्जाम दिए हुए हैं अगर आप, तो आप आगे बढ़ सकते हैं यहां से। खैर, तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ कि ये एक फुटबॉल है जो कि एक इंक्लाइन प्लेन में बने हुए होल में फंस गया है। ठीक। अब ये एंगल थीटा लगातार बढ़ाया जा रहा है। सवाल ये है कि कब जाके ये फुटबॉल टॉपल करके नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत है कौन कौन से कंसेप्ट्स की। देखो, सबसे पहले जो कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट है वो है टॉर्क के बारे में समझना होगा हमें। टॉर्क कैसे निकाला जाता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। टॉर्क का इक्वेशन क्या है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, लेकिन टॉर्क होता क्या है और किस वजह से डेवलप होता है इसका डिस्कशन जरूरी है। सेकेंड बात, टॉपलिंग के बारे में। अगर आप टॉपलिंग के कुछ क्वेश्चंस को किए हुए हैं पहले से तो ये क्वेश्चन करने में सुविधा होगी आपको। तो चलिए मान लेते हैं कि शुरुआत में थीटा का वैल्यू जैसा कि रिप्रेजेंटेड है वो थीटा का वैल्यू काफी कम है। तो ऐसे में तो ये फुटबॉल गिरेगा नहीं, है ना। तो ऐसा कुछ डायग्राम रहेगा। सबसे पहला वाला ये वाला डायग्राम। और इस केस में आखिर क्या कारण है ये समझ जाओ अगर तुम कि ये फुटबॉल क्यों नहीं गिर रहा है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो, mg का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और वो सेंटर ऑफ मास से इक्विवेलेंटली माना जा सकता है। अब ये जो लास्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज O, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट आप mg के टॉर्क को केवल समझने की कोशिश करिए कि किस सेंस में रोटेट करवाना चाहता है ये फुटबॉल को। ये एंटी क्लॉकवाइज इस डायग्राम के मुताबिक टॉर्क सप्लाई करके mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है O पॉइंट के अबाउट अगर डिस्कशन करेंगे तो। ठीक। टॉर्क ऑफ mg अबाउट O इज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर थीटा का वैल्यू कुछ ज्यादा ही कर दिया जाएगा तो ऐसा डायग्राम आएगा। देखो, ये वाला डायग्राम, जस्ट ये वाला डायग्राम। और इस वाले डायग्राम में क्या खास बात होना है कि mg का फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगने लगे, दोबारा से वैसे ही सेंटर ऑफ मास से मैं रिप्रेजेंट किया, और सेंटर मतलब O पॉइंट यहां पर अगर कंसिडर कर लिया जाए और O पॉइंट के अबाउट अब टॉर्क को समझने की कोशिश करें। नाउ दिस टाइम द टॉर्क ऑफ mg अबाउट पॉइंट O, टॉर्क ऑफ mg अबाउट O इज क्लॉकवाइज। और फर्क क्या है दोनों डायग्राम्स में, इसे समझना अच्छे से जरा, कि अगर mg के टॉर्क के तरफ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की टेंडेंसी रखेंगे तो यहां पर एक कांटेक्ट बना हुआ है O के बाद, यहां पर सपोज एक पॉइंट बना हुआ है पॉइंट A, यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स जरूरत पड़ने पर बिल्कुल डेवलप कर सकता है जो कि इस फुटबॉल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से रोकेगा। O पॉइंट के अबाउट की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन O पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट करना होगा और
क्लॉकवाइज अगर रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा तो ये फुटबॉल को कोई रोक नहीं पाएगा और एमजी के टॉर्क के वजह से ये डेफिनेटली टॉपल करके गिर जाएगा। तो हमें तो डिस्कशन इस बारे में करना है कि थीटा का वो बाउंड्री वैल्यू क्या होगा जो कि इस वाले डायग्राम, मतलब जस्ट पहले वाले डायग्राम और इस नए वाले डायग्राम दोनों को जस्ट सेपरेट करे। तो ऐसे खास कंडीशन में क्या होना चाहिए, mg वाला फोर्स जस्ट ओ पॉइंट से पास करना चाहिए। वही बाउंड्री कंडीशन जो कि मैं इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा। तो mg का फोर्स इस डायरेक्शन में दिखा देना है बस हमें। हाईली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक। इसमें इक्वेशंस काफी कम, लेकिन अगर आप चीजों को समझते हैं तो बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि ये जो होल बना हुआ है इंक्लाइन प्लेन में, इसका ये वाला डिस्टेंस जो है ना, mg को मैं यहां से हटा देता हूं, mg का फोर्स लग रहा है, याद रखना। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ था, दिस डिस्टेंस वाज गिवन एज 2 टाइम्स स्मॉल r। तो यहां पर बन जाएगा ना एक ट्रायंगल, ऐसे यहां पर ऐसे करके एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ये वाला जो ट्रायंगल होगा, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल निकल के आएगा अगेन थीटा। हमें ये पहले से जानकारी है कि रेडियस है r और ये वाला डिस्टेंस केवल यहां से लेके यहां तक O पॉइंट से ये सेंटर वाले पॉइंट B तक का डिस्टेंस स्मॉल r हो जाने की वजह से साइन थीटा का वैल्यू डायरेक्टली लिखा जा सकता है। तो तुम खुद सोचो कितना कम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये। बस आपको सही जानकारी हो, तुरंत एक लाइन में आंसर आया हमारे पास। देखिए कैसे, तो यहां मैं लिख रहा हूं साइन थीटा इक्वल्स टू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R। यही हमारा आंसर, और आंसर की को मैं बस सेपरेटली लिख दे रहा हूं। आंसर है ए, याद रखना, इसको मैं टिक भी कर दिया देखो। तो आई होप आप समझे इस बात को, और इस तरह के और भी कई तरह के क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे आप अगर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए होंगे तो आप फेमिलियर होंगे इस स्पेशल तरह के क्वेश्चन में, जिसमें कि ये पूछा जाता है अक्सर कि अगर कोई ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पर इस तरह से एक स्फीयर को ऐसे रिलीज कर दिया जाता है, तो पूछा अक्सर ये जाता है कि यहां पर कितने हाइट का एक ऑब्स्टेकल बना दिया जाए। ये है हाइट, ठीक है ना, ये है हाइट। कितने हाइट का एक ऑब्स्टेकल बना दिया जाए ताकि ये स्फीयर रोल डाउन ना करे, टॉपल करके नीचे ना गिरे इंक्लाइन प्लेन से। तो इस तरह का क्वेश्चन से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन, बिल्कुल किया जा सकता था इसको, और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये रेकमेंडेड था कि मतलब जिनका क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनसे ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए था। अगर आप 12th में, तब मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैं एक एक क्वेश्चन में एक काम करता हूं, चलो कि मैं ये लिखते चलूंगा कि ये क्वेश्चन किस क्लास का था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, एक डिस्क जिसका मास नेग्लिजिबल लाइट डिस्क लिखा है, देखो एल्यूमिनियम, ये क्लास 12th का क्वेश्चन है बाय द वे। इस सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस पूछे गए क्लास 11th के, 3 क्वेश्चंस पूछे गए क्लास 12th के। हाँ, वो बात अलग है कि क्लास 11th वाले 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स का। खैर, तो एल्यूमिनियम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, सबसे पहली बात, ऐसा मेंशन्ड है प्रॉपरली। उसके ऊपर में ये रहा एक बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट के वजह से सोचना क्या हो रहा होगा। मैं तो क्वेश्चन को पढ़े हुए हूं, आप भी पढ़ लें, ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होके पेनिट्रेट करके इस एल्यूमिनियम डिस्क के अंदर से होके गुजर रही होंगी, ठीक। अब क्वेश्चन में यह लिखा हुआ कि दिस एंटायर बार मैग्नेट इज बीइंग रोटेटेड अबाउट द डॉटेड एक्सिस एज शोन। ये जो डॉटेड वाला एक्सिस है, इसके अबाउट इस मैग्नेट को ही घुमाया जा रहा है। डिस्क शुरुआत में स्टेशनरी है और अपने एक्सिस के अबाउट फ्री है रोटेट करने के लिए। तो यहां पर क्या होगा इस बात को समझिए। ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है ये। शुरुआत में मैग्नेट यहां था, इनिशियल कंडीशन ये, फाइनल कंडीशन, लेटर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने वाला दूसरा डायग्राम। ये डायग्राम सपोज ए, ये डायग्राम सपोज बी। तो आप देखिए क्या हुआ, एक छोटा सा एरिया मैं अगर यहां पर कंसिडर कर लूं, एंड लेट अस कॉल दिस एरिया, इस एरिया का नाम अगर मैं रख देता हूं सपोज सरफेस एस, तो इस सरफेस एस से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया?
हाँ बिल्कुल चेंज किया, पहले फ्लक्स हुआ करता था अब नहीं है। ठीक ऐसे ही यहां पर कई तरह के आर्बिट्ररी लूप्स लिए जा सकते हैं जिससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया है। और इस तरह से कई सारे आर्बिट्ररी लूप्स में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू आउट द सरफेस अगर चेंज करने लगता है तो कहते हैं हम लोग डेवलप होगा एडी करंट। और ये क्वेश्चन पूरी तरह से बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ऑफ एडी करंट। ठीक है, एडी करंट के कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया, क्लास 12th का क्वेश्चन था ये। इसका सही आंसर की क्या होगा, तो एडी करंट के वजह से क्या होता है, हीट का डिसिपेशन डेफिनेटली होगा। और हीट के डिसिपेशन के बारे में दो जगह पर लिखा हुआ है, नॉट रोटेट एंड इट्स टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज, नो इट्स टेम्परेचर विल स्लोली राइज। अच्छा, एक और बात की ये रोटेट करेगा कि नहीं, तो रोटेट तब करने के बारे में सोचे होते हम लोग अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल होता। तो अगर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता तो पहली बात वो सिलेबस में नहीं है जेईई एडवांस्ड के। दूसरी बात क्लियरली मेंशन्ड है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो रोटेट ना करने के बारे में ही सोचें हम लोग, ऐसा कोई टॉर्क नहीं लग रहा है इस पर जो कि रोटेट करवा दे इस डिस्क को। ठीक है, तो इस कारण से फाइनली हुआ क्या बात, रोटेट इन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स मोशन, नो। रोटेट इन सेम डायरेक्शन, नो। नॉट रोटेट एंड टेम्परेचर विल रिमेन अनचेंज, नो। नॉट रोटेट बट इट्स टेम्परेचर विल राइज। आंसर हुआ क्या इसका, डी ऑप्शन इसका आंसर हुआ। ठीक, डी को मैं यहां पर टिक कर दिया। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और रोटेशनल मैकेनिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। ये जो क्वेश्चन है, पहली बात ये क्लास 11th का क्वेश्चन है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है काइनेमैटिक्स ऑफ रोलिंग पर, काइनेमैटिक्स ऑफ रोलिंग। अगर आप रोलिंग के काइनेमैटिक्स को समझते हैं, मतलब फोर्स वगैरह के बारे में इसमें कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये एक रोलर है जिसका कि एक सेंटर में देखो यहां पर ऐसे शेड किया गया, ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सल। मैं लिख देता हूं, ये कंप्लीट चीज रोलर है और जो अंदर में यहां पर शेडेड पोर्शन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सल। क्वेश्चन में ये दिखाना चाहिए था कि ये इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को इसमें देखें आप। द स्केल इज नाउ पुश्ड, स्केल कहां पर, ये रहा स्केल, मीटर स्केल है ये। ठीक, मीटर स्केल मतलब यहां पर 0 रहा होगा, बीच में यहां पर 50 सेंटीमीटर रहा होगा, लास्ट में यहां पर जाके 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ रहा होगा। ठीक है, इस स्केल को पुश किया गया, इज नाउ पुश्ड स्लोली on the axle so that it moves without slipping on the axle and the roller starts rolling without slipping, मतलब कहीं पर भी स्लिपिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस तरह से इस स्टिक को, मीटर स्टिक को, मीटर स्केल को इस तरह से पुश किया जा रहा है इस डायरेक्शन में ताकि ये कंप्लीट रोलर रोल करते चला जाए आगे की तरफ। अब सवाल में क्या पूछा गया कि अगर 50 सेंटीमीटर तक रोल कर चुका है इस रोलर का सेंटर, तो नया डायग्राम मीटर स्टिक के साथ कैसा बनेगा। तो हम लोग एक अपना पर्सनल डायग्राम बनाते हैं और ये रहा हम लोगों का डायग्राम। इस डायग्राम में मैं मीटर स्टिक को यहां पर रिप्रेजेंट किया हूं। इसी डायग्राम में देखिएगा ध्यान से कि अगर इसके सेंटर की वेलोसिटी v मान ली जाए, ठीक है, तो यह समझना आसान है कि v किसी एक रेडियस को पहले स्मॉल r माना जाए। चलो मैं मान लेता हूं ना कि ये जो छोटा वाला पोर्शन है, एक्सल वाला पोर्शन, इसका रेडियस मैं स्मॉल r मान लिया। तो बाय द वे स्मॉल r का वैल्यू है कितना, 5 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे लगता नहीं उसका जरूरत पड़ेगा। इस एक्सल के रेडियस को मैं मान लिया स्मॉल r अगर, तो ये ऑब्वियसली लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये कंप्लीट रेडियस जो है ना, रोलर का रेडियस, ये 2 टाइम्स r है, ये 2 टाइम्स r है। ठीक, तो अब v माइनस ओमेगा टाइम्स 2r अकॉर्डिंग टू व्हाट वी नो अबाउट रोलिंग मस्ट बी इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो डायरेक्ट यहीं पर बन गया हमारे पास।
और दूसरी बात ये देखना ध्यान से कि यहां पर एक पॉइंट को कंसिडर करो, सपोज पॉइंट P, और ध्यान से सुनना मेरी बात, जो एक्सल पर का टॉप मोस्ट पॉइंट है, रोलर पर का टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं, एक्सल पर का टॉप मोस्ट पॉइंट है, अगर उसे P मान लिया जाएगा तो इस P पॉइंट की जो कुछ भी वेलोसिटी होगी उतनी ही वेलोसिटी होनी चाहिए इस स्टिक की भी, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हुआ। तो P पॉइंट की वेलोसिटी में हमें लिखना चाहिए v प्लस ओमेगा आर, क्योंकि रोटेशन के वजह से ओमेगा आर, सिर्फ ट्रांसलेशन के वजह से v। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे, फाइनल रिजल्ट व्हाट यू विल गेट इज, याद रहे v इक्वल्स टू 2 ओमेगा आर है, ओमेगा आर को रिप्लेस करिएगा, इट विल बिकम 1.5 टाइम्स v। तो सीखने को क्या मिला? फाइनल बात, अगर पूरे के पूरे रोलर का स्पीड, मतलब रोलर के सेंटर का स्पीड अगर v है तो स्टिक का स्पीड है 1.5 v। यही तो सीखने को मिला अभी हमें। और क्वेश्चन के मुताबिक अगर ये पूरा का पूरा रोलर आगे बढ़ जाता है कितने दूरी से? 50 सेंटीमीटर की दूरी से। इसका सेंटर अगर 50 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है तो डेफिनेटली 50 सेंटीमीटर गुने 1.5 यानी 75 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा कौन? स्टिक का कोई भी एक पॉइंट, क्योंकि स्टिक का भी वेलोसिटी 1.5 टाइम्स व्हाटएवर इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द कंप्लीट रोलर। तो इस फैक्ट से हमने ये कंक्लूड किया, देखना ध्यान से, मानो कि P पॉइंट जो है ना, P पॉइंट इज, मैं लिख देता हूं प्रॉपरली, P इक्वल्स टू एंड पॉइंट ऑफ स्टिक या स्केल। तो P पॉइंट खुद यहां पर पहुंच चुका होगा। ध्यान से देखें आप, जितनी दूरी तय किया इस रोलर का सेंटर, उससे कहीं ज्यादा दूरी तय किया इस स्टिक का, इस स्केल का P वाला पॉइंट। P वाला पॉइंट एक्चुअली में शुरुआत में यहां से लेके टोटल यहां तक दूरी तय कर लिया, एंड दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स व्हाटएवर इज बीइंग कवर्ड बाय द सेंटर ऑफ द रोलर। आई होप क्लियर है ये बात। अब ये अगर P वाला पॉइंट यहां पर अगर पहुंचा हुआ है तो ये मीटर स्केल था ना, तो अगर ये मीटर स्केल है तो ये x इक्वल्स टू 0, उनको क्वेश्चन में लिखना चाहिए था x किसे बोल रहे हैं वो, कोई बात नहीं, ये x इक्वल्स टू 0 है, जबकि यहां पर वाला पॉइंट जो डायरेक्ट पॉइंट इन कांटेक्ट रहेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू x इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। समझ पाएंगे इस बात को? ये डिस्टेंस 25 बचा ना, ये 25 सेंटीमीटर है। हर एक बात को मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया हूं, ठीक। तो ये ऑब्जर्व करना आसान है कि एक एंड पॉइंट से ठीक वो पॉइंट जो कांटेक्ट में है इस कंप्लीट रोलर के साथ, यानी एक्सल का टॉप मोस्ट पॉइंट, वो 75 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। तो अब ऑप्शंस को देखिए आप, डायरेक्ट रिजल्ट। और अगेन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं, जो एकदम डीप में जाके काइनेमेटिक्स को समझता होगा उसी से ये क्वेश्चन हो पा रहा होगा, ठीक है। तो सिर्फ बी ऑप्शन ही नजर आ रहा है मुझे ऐसा, तो आंसर की को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आंसर इज ऑप्शन बी। अच्छा, अगर आप जेईई एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह पॉसिबल नहीं है कि आप एचसीवी बुक को सॉल्व नहीं किए होंगे। एचसीवी बुक में आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा एग्जैक्ट। एक सिलेंडर है, एचसीवी बुक में ऑब्जेक्टिव उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक स्टिक है ऐसे करके, और स्टिक को कोई धक्का दे रहा है ऐसे, तो बताना ये था कि अगर ये सेंटर ट्रेवल कर लेता है एल लेंथ को, तो बताना ये था कि ये एक्स लेंथ कितना ट्रेवल करेगा। इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक। अगर आप इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से किए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। अगेन ये क्लास 12th का एक क्वेश्चन, और क्लास 12th के इस क्वेश्चन में कंसेप्ट जो यूज्ड है वो है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। देखने में लग रहा है कि ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें यह समझ में आएगा, ये एक एन टर्न्स का एक कॉइल है,
और इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट एक कैपेसिटर जिस पर पहले से मौजूद है चार्ज, सपोज कैपिटल क्यू। क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू के चार्ज यहां इस कैपेसिटर पर मेंटेन्ड रहेगा जब तक कि स्विच एस को क्लोज ना किया जाए। जैसे ही स्विच एस को क्लोज कर दिया जाएगा, चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो। इन व्हाट सेंस विल दिस चार्ज बी फ्लोइंग? इस तरह से चार्ज फ्लो करने लगेगा। अब आगे आप समझदार हैं, ऐसे इस लूप में जाके टर्न लेगा ऐसे चार्ज, और घूमने के बाद ये नेगेटिव प्लेट पर जाके इकट्ठा होने लगेगा और इस प्रोसेस में कैपेसिटर हो जाएगा डिस्चार्ज। क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एज्यूम दैट डिस्चार्ज टाइम इज सो शॉर्ट दैट द कॉइल हैज हार्डली रोटेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। आप ये मानेंगे कि जब तक में कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज होता है तब तक में नीचे में ये जो कॉइल बना हुआ है ये रोटेट तक नहीं किया, इतना समय ही नहीं मिला इसे रोटेट करने का। ठीक, तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि जब तक ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा उतने समय के बाद बताइए कि ये कितना कॉइल एंगुलर मोमेंटम अचीव कर चुका होगा। बताना बहुत ही आसान है। अगर आप रोटेशनल मैकेनिक्स के एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच के रिलेशन को भी समझते हैं तो ठीक है ना। तो कुछ समय तक के लिए मान लेते हैं, चलो जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस वक्त करंट कंस्टिट्यूटेड है आई का। तो जो टॉर्क लग रहा होगा इस कॉइल पर, हाउ मच दैट टॉर्क इज गोइंग टू बी n टाइम्स, अब फॉर्मूला है ये, n टाइम्स i इंटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई magnetic field B naught multiplied by sine of the angle between area vector and the magnetic field vector, which is 90 degree. So sine 90 degree becomes 1 and it remains 1 till the current is constituted, till the capacitor gets discharged. तो ये टॉर्क तो मैं लिखा ही हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि ये रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब ये जो टॉर्क हम लोगों ने लिखा, ये टॉर्क ही रीजन है इस कॉइल को रोटेट कराने का। और इस कॉइल को रोटेट कराने के लिए एक इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे, इट बिकम्स dl by dt इक्वल्स टू n टाइम्स b नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई को इस बार लिख देते हैं चलो dq by dt। और जो इक्वेशन हमें ये कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि dt को कैंसिल कर दीजिए आप। dt को कैंसिल करते ही हमें यह समझ में आएगा, देखो कि जैसे ही dq का चार्ज फ्लो करेगा वैसे ही dl अमाउंट में एंगुलर मोमेंटम अचीव हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कैपिटल Q का फ्लो करना है तो टोटल L कितना अचीव हुआ होगा, डायरेक्टली लिखा जा सकता है या प्रॉपरली इंटीग्रेट करके लिखो, बात बराबर है। कैपिटल L इक्वल्स टू n टाइम्स b नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द कॉइल। यही आंसर आ रहा है हमारा, n टाइम्स बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू। है क्या कोई ऑप्शन? पाई, हाँ है, तो बी वाला ऑप्शन आंसर बना हमारे पास, बी वाला ऑप्शन। ठीक, ये रहा ऑप्शन। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टॉर्क ऑन मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, दूसरी बात टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, इन दोनों बातों का हम लोगों ने इस्तेमाल किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, एक और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, क्लास 12th का क्वेश्चन है ये। ठीक, क्लास 12th में ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। और वेव ऑप्टिक्स में जनरली जो लोग छोड़ के जाते हैं जिस चीज को, वो है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, और इस पर कई बार बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा गया है। ठीक, तो अगर तुमको दोबारा से एग्जाम देना है तो हाइजेंस प्रिंसिपल को, मतलब इन सभी बातों को, इनफैक्ट आप किसी भी कंसेप्ट को ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, आपको हर चीज को एकदम डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। ठीक है, अभी तो पेपर केवल 1 ही हम लोग पहुंचे हैं, पेपर 2 जब देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या करने का जरूरत है पढ़ाई के लिए। देखो ध्यान से स्क्रीन पर, बिल्कुल ये एक इस साइड से लाइट रेज आ रही हैं,
जिनके वजह से फॉर्म होगा एक वेव फ्रंट। और ये एक वेव फ्रंट में ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया, देखिए ये वेव फ्रंट ऐसे करके रिप्रेजेंटेड है। हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ये कहता है, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक एक पॉइंट को माना जाता है सेकेंडरी सोर्स, और यहां से इस तरह से स्फीयर्स ड्रॉ करते हैं हम लोग। स्फीयर्स का रेडियस c इंटू डेल्टा टी, और कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर्स बनते हैं। इन सभी स्फीयर्स का जो कॉमन टेंजेंट होता है, आप एनसीईआरटी बुक को रेफर कर सकते हो, ठीक। एचसीवी बुक में से क्वेश्चन करना रहता है, एनसीईआरटी बुक और एचसीवी दोनों से ही थियरी पढ़ना रहता है। यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है फिजिक्स को फंडामेंटल लेवल पर बिल्कुल सीखने का। खैर, तो ये एक नया वेव फ्रंट, कुछ समय बाद में बनने वाला वेव फ्रंट, फिर कुछ समय बाद बनने वाला वेव फ्रंट ऐसा ही रहेगा और ये चेंज नहीं करेगा अपना शेप जब तक कि ये इस ग्लास स्लैब से होके नहीं गुजरता। और ग्लास स्लैब बड़ा ही अजीब सा शेप रखे हुए है, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके एक नया कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये कोई वेव फ्रंट नहीं, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, मतलब एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया मैं लिख देता हूं प्रॉपरली, कंस्ट्रक्टेड लाइन है ये, ठीक है ना। अच्छा, इसी कंस्ट्रक्टेड लाइन पर एक पॉइंट ले लिया जाए, पॉइंट ए, यहां सेंटर पर अगर एक पॉइंट ले लिया जाए पॉइंट बी, और नीचे में फिर पॉइंट ले लिया जाए सपोज पॉइंट सी। और क्वेश्चन मेरा ये है कि वेव फ्रंट जो भी ट्रेवल कर रहे, सी के स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे ना जब तक ग्लास के बाहर थे, ग्लास स्लैब के बाहर थे, ग्लास स्लैब के अंदर जाते ही उनकी स्पीड घट जाएगी। तो मुझे ये आप सोच समझ के बताएं कि जो ये वेव फ्रंट प्रोपगेट कर रहा है वो ए वाले पॉइंट पर पहले पहुंचेगा कि बी वाले पॉइंट पर पहले पहुंचेगा, यही सोचना है बस यहां पर। चलिए, तो देखो ध्यान से, वेव फ्रंट ज्यादा दूरी तय किया यहां पर ग्लास स्लैब में, यहां पर भी ज्यादा दूरी तय किया ग्लास स्लैब में। इनफैक्ट आप ऐसे मान लो ये दोनों वेव फ्रंट्स के हिस्से ज्यादा देर तक ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे, स्लो ट्रेवल किए ज्यादा देर तक, जबकि बी पर पहुंचने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो भी ट्रैफिक जैम में था लेकिन काफी कम समय के लिए, काफी कम दूरी को तय किया वो ट्रैफिक जैम में। तो इस वजह से सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ए बी सी तीनों पॉइंट्स में से सबसे पहले वेव फ्रंट किस जगह पर पहुंच चुका होगा, तो बी वाले पॉइंट पर। और बी वाले पॉइंट पर पहुंचने के बाद वेव फ्रंट अपना कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा, स्फीयर्स बनना शुरू हो जाएंगे, और बी वाले पॉइंट पर सबसे पहले स्फीयर्स बड़े होते चले जाएंगे। और जब तक मैं यहां पर हाइजेंस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक, जब तक मैं यहां पर स्फीयर्स साइज में काफी ज्यादा हो चुके होंगे, तब जाके ए वाले पॉइंट पर वेव फ्रंट जस्ट पहुंचेगा और यहां पर स्फीयर बनना जस्ट शुरू होगा। मतलब ए और सी पॉइंट्स पर स्फीयर्स का, कंस्ट्रक्टेड स्फीयर्स का साइज कम होगा, जबकि बी वाले पॉइंट पर स्फीयर का साइज काफी ज्यादा हो चुका होगा। मैं किस वक्त की बात कर रहा हूं, जिस वक्त वेव फ्रंट्स ए और सी पॉइंट पर जस्ट पहुंचे ही थे, उसके तुरंत बाद, उससे काफी देर पहले बी वाले पॉइंट पर पहुंच चुके थे, और बी वाले पॉइंट पर पहुंच के वो अपना स्फीयर, जो हाइजेंस कंस्ट्रक्शन का स्फीयर ड्रॉ करते हैं हम लोग, रेफर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को जो डिराइव किया गया, उसके इन डेप्थ में जाके एक एक स्टेटमेंट को समझ के आप आगे बढ़े, तो उससे ये बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब ये बताना बहुत सरल हो गया कि भाई जो कॉमन टेंजेंट होगा, दैट कॉमन टेंजेंट विल हैव सच अ शेप। और ये मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है अगर आप पहले से किए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस तो, ठीक है ना। और अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व करते हो तो वो क्वेश्चन तो सॉल्व करते ही हो, साथ में दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। तो डबल फैक्टर है यहां पर जो कि आपको रैंक बढ़िया दिलवा सकता है। खैर, सही आंसर आया सी ऑप्शन, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आंसर इज सी। आई होप क्लियर है ये बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, और ये एक प्योर कैलकुलेशन बेस्ड लेकिन अच्छा खासा कंसेप्ट बेस्ड भी। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर्स इनसाइड यूट्यूब, फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर कैलकुलेशंस
फॉर यू शेप्ड ट्यूब। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना शुरू किए होंगे, जरूर किए होंगे क्लास में, अगर नहीं किए हैं तो आपकी गलती है ये, ठीक। कोई भी बुक को रेफर करोगे इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि शुरुआत से ही दोनों साइड्स में ये जो अनशेडेड पोर्शन है ना ट्यूब के अंदर में, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली वाटर, एंड इट सेज, क्वेश्चन सेज both the columns were having initially 0.29 meters height of water, 0.29 meters of height of water, ये पहले से दिया हुआ है। अब एक साइड में थोड़ा सा केरोसिन ऑयल को इमर्स कर दिया गया, जिसका कि डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पूछा यह गया कि H1 डिवाइडेड बाई H2 कितना होगा जब ये केरोसिन ऑयल को इमर्स करने के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये बिल्कुल। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं तो x मान लिया जाता है, आगे बता रहा हूं मैं, इस डिस्टेंस को मैं एज्यूम कर लूंगा x के बराबर, ठीक। और यहां पर अब ध्यान से देखिएगा, A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट में यहां पर मान लिया, और स्टेटमेंट सुनना कि A एंड B आर points in same liquid या same fluid in same horizontal level under equilibrium। इस बात के सही होने के वजह से हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि प्रेशर्स A पॉइंट पर और B पॉइंट पर आपस में होना चाहिए इक्वल। प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब बस जरूरत यह है कि एक्स के टर्म्स में सारे हाइट्स को लिख लें हम लोग, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो देखो क्या होगा, ये वाला हाइट जो है ना, ध्यान से, अब जो एक्स वाला हाइट है ये 0.29 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक। और जितना घटा होगा एक साइड में, H1 वाले साइड में जितना वाटर का हाइट घटा होगा, कितना घटा है 0.29 माइनस एक्स, इतना डिक्रीमेंट इन हाइट हुआ है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में वाटर का कॉलम उतना ही बढ़ना चाहिए। तो H2 को हम लोग x के टर्म्स में डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए कैसे, H2 मस्ट बी इक्वल टू 0.29 मीटर से ज्यादा। कितना ज्यादा? जितना लेफ्ट साइड में घटा वाटर का कॉलम, कितना घटा 0.29 मीटर माइनस एक्स। आई होप क्लियर है ये बात आपको। इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ये बना 0.58 माइनस एक्स, मीटर में है सब। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो प्रेशर्स को इक्वेट कर देने का जरूरत है मात्र ए और बी पॉइंट्स पर। तो प्रेशर एट ए पी नॉट से कितना ज्यादा, रो जी एच 800 इंटू जी को 10 मानने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में, इंटू एच यानी 0.1, केवल केरोसिन ऑयल के लिए रो जी एच लिख लिए, प्लस अब पानी के बारे में बात कर रहे हैं 1000 इंटू 10 टाइम्स एक्स, ये ए पॉइंट पर का प्रेशर में लिख दिया। इसके बाद फिर इसे इक्वेट कर देना है बी वाले पॉइंट के प्रेशर से, वो लिखना ज्यादा आसान है, पी नॉट प्लस सिर्फ वाटर ही तो है, कितने हाइट तक, तो 0.58 माइनस एक्स के हाइट तक। इसे मेंशन करता हूं मैं, 1000 वाटर की डेंसिटी, 10 सब कुछ ऐसा यूनिट में कर रहे हैं हम लोग, 0.58 माइनस एक्स, पी नॉट गॉट कैंसल्ड। मैं कैलकुलेशन भी अभी कर ही दे रहा हूं आपके सामने, ये 800 बना, लंबा जाएगा कैलकुलेशन। चलिए मैं रेफर कर ले रहा हूं जरा, ये एक्स के लिए सॉल्व करके आप देखिएगा, आपके पास आंसर निकल के आएगा 25 सेंटीमीटर्स। इस इक्वेशन से x के लिए सॉल्व करें आप, 25 सेंटीमीटर निकल के आएगा। और 25 सेंटीमीटर को जैसे ही सब्सटीट्यूट करोगे तुम, h1 का वैल्यू मतलब 0.1 प्लस 25 सेंटीमीटर, h2 का वैल्यू, ये इक्वेशन दिया हुआ है ना। तो h1 का वैल्यू फाइनली आया हमारे पास 25 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, फाइनली 35 सेंटीमीटर, जबकि h2 का वैल्यू 0.58 सेंटीमीटर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बना ये 33, हाँ 33
सेंटीमीटर। तो H2 डिवाइडेड बाई H1 क्या पूछा गया था कि H2 H1 बाई H2, H1 बाई H2 पूछा गया, बी ऑप्शन आ रहा है ना। ये सब हटा देता हूं। आंसर बना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। और ये ऑब्वियसली क्लास 11th में सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये जो कुछ भी मैं लिखा हूं इसका पीडीएफ वर्जन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे सेक्शन बी का। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है उसमें, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ते ही जा रहा है लगातार। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।